हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का डिस्कस करने वाले हैं, मोशन। तो यहाँ पर हम बहुत सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे एक कंप्लीट सेशन में इसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करें, हर एक छोटे और बड़े कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि खुद है रेस्ट और मोशन। देखो, रेस्ट और मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर होता है तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हम उसको कैसे बताएंगे कि वो रेस्ट पे है, कि अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, कि टाइम पास होता जा रहा है लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद द पासेज ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे वो किस पे है, रेस्ट पे है। लेट्स से कि एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है और इस टेबल पे जो है एक बुक रखी हुई है। ठीक है, ये एक बुक रखी हुई है मैथ्स की। तो अगर ये बुक टाइम पास होता जा रहा है, देखो फर्स्ट पीरियड में भी ये यहीं पे रखी हुई थी, सेकंड पीरियड में भी ये इसी पे रखी हुई, थर्ड पीरियड में भी इसी के ऊपर रखी हुई, फोर्थ पीरियड में भी इसी के ऊपर रखी हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये बुक किस पे है, रेस्ट पे है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। So an object is said to be in motion if it changes its position with respect to the surrounding with the passes of time। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे कोई कार है वो मूव कर रही है, तो अगर अभी टाइम 1 सेकेंड हुआ उसे मूव करते हुए, या लेट से अभी 10 AM हो रहे हैं, ठीक है, 10 AM पे जो कार है वो भी हमारे सामने है। जैसे ही 10:05 हुए, ठीक है, 10:05 हुआ, तो वो कार थोड़ा आगे चली गई, 10:10 पे वो थोड़ा और आगे चली गई। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है। क्लियर? अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो रेस्ट और मोशन होते हैं ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ऐसा क्यों कहा कि ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं? एंड देखो, रिलेटिव टर्म इसलिए कहा गया है, लेट से हम, अगर मैं इस समय चेयर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं इस समय किस पे बैठा हुआ हूँ, चेयर पे, तो मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे। बट क्या मैं सबके लिए रेस्ट पे हूँ? नहीं। अगर कोई पर्सन कुछ मून पे है, ठीक है, अगर कोई बंदा मून पे है और वो मून से मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको दिख रहा है कि अर्थ जो है वो मोशन में है, तो इसका मतलब अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो भी किस में है, मोशन में। तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स होती हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि देर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज रेस्ट पे भी है ना, वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगी। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग बस में हो, ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स बस में है ना, उनके रिस्पेक्ट में आप किस पे हो, रेस्ट पे हो, क्योंकि वो भी सीट पे बैठे हुए हैं, आप भी बस के अंदर सीट पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई बंदा है, वो उस बस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में बस किस में है, मोशन में। तो बस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी किस में है, मोशन में। तो अगर वो आपको देखेगा तो आप वो उसको लगेगा कि आप किस में हो, मोशन में। क्यों? क्योंकि बस मोशन में है तो आप भी मोशन में हो। बट अगर कोई बस के अंदर से बंदा आपको देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप किस में हो, रेस्ट पे हो। तो ये ध्यान रखना है कि देर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वो उसी समय पे मोशन में भी हो सकता है, ठीक है, किसी और के रिस्पेक्ट में। ये चीज ध्यान रखनी है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है ए, और यहाँ पर वो दूसरा पॉइंट है बी। अब ए से जो है ना बी पे जाना है, और जो रास्ता है वो इस तरह से है, पहले इस तरह गए, फिर इस तरह गए, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ठीक है, फिर इस तरह, और फिर यहाँ से बी पे चले गए। तो ये हमारा पाथ है जिससे ट्रेवल करके हम बी तक पहुंचे हैं। तो जितना भी पाथ हमने ट्रेवल किया है ना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पाथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाना चाहूँ तो ये वाली जो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है।
इसे हम न्यूमेरिकल से भी एक्सप्लेन करके देखेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमें यहाँ पे एक सर्कल मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है, देखो, ठीक है, एक सर्कल जो है मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ना अलग अलग पॉइंट्स नाम दे रहा हूँ। सो ये मैं नाम दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया डी। तो हमें क्या करना है, हमें एक बार हमें डिस्टेंस बतानी है और एक बार हमको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए से बी तक, ए से सी तक और ए से ए तक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए से बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ए से बी तक कितनी हुई है और ए से सी तक कितनी हुई है, तो ये सब हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए से बी तक जाने में हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो ये है रेडियस आर, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और ये रेडियस भी क्या है, आर है। तो अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं, तो ए से बी पे जा रहे हैं तो हम इस वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है, हम इस वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा सर्कल होता है, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, तो ये इसका 1/4 है ना, तो 2 पाई आर का 1/4 कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का अगर हम 1/4 करते हैं तो पाई आर बाई 2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, पाई आर बाई 2। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ए से बी तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, तो ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, √2r, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी √2r। अगेन ए से सी तक हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो ए से अगर वो सी पे जा रहा है तो इस वाले पोर्शन से जा रहा है ना, इस वाले पोर्शन से होके जा रहा है, तो इसका मतलब ये है इस वाले पोर्शन से अगर वो जा रहा है तो ये हाफ सर्कल कवर कर रहा है ना, ये पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, तो हाफ करेगा तो 2 पाई आर बाय 2 है ना, 2 पाई आर बाय 2, तो ये पाई आर हो जाएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पाई आर। लेकिन अगर ए से सी तक की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, और शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, तो आर प्लस आर कितना होता है, 2r होता है ना। अब ए से जा रहे हैं और ए पे ही आ रहे हैं, तो ए से गए और ए पे ही आ गए, तो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया, कितना पाथ ट्रेवल किया, 2 पाई आर, ठीक है, कितना पाथ ट्रेवल किया, 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो वो तो 0 हो जाएगी। सो आई होप इस सर्कल वाले एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस किए जाने हैं। सो ये होता है बेसिक डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब सॉरी, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है कि लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब देखो, डिस्टेंस जो होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है। और दूसरे हैंड पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो, लेट्स से डिस्टेंस यहां से हम यहां पे जा रहे हैं, ठीक है, यहां से हम यहां पे जा रहे हैं, तो यहां से अगर हम कोई भी पाथ ट्रेवल करें,
चाहे वो बिल्कुल छोटा सा पाथ ही क्यों ना ट्रैवल करने का हो, तो वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। क्लियर हुआ कि लेट से हम यहां से यहां जा रहे हैं और फिर वापस यहां से वापस इधर आ गए, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स है। फोर्थ पॉइंट कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि पहले हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, फिर हम सामने जा रहे, फिर हम नीचे की तरफ जा रहे, फिर हम स्ट्रेट जा रहे, फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। तो इन सब का क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो वो हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हुआ। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब साइन के साथ, जितनी भी हमने डिस्प्लेसमेंट की है वो साइन के साथ हम ऐड करेंगे। लेट से हम ए से बी पे जा रहे हैं, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ठीक है, हम ए से बी पे जा रहे हैं और ये बी से, और यहाँ पर एक पॉइंट है सी। ठीक है, फिर हमने ए से बी पे गए, तो ए से बी पे गए और फिर बी से किस पे आ गए, सी पे आ गए। तो जब हम ए से बी पे गए तो हमने 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट की, शॉर्टेज डिस्टेंस। और जब हम बी से सी पे आए तो हमने ये कितना है, ये 5 मीटर है ना। तो टोटल कितना हो गया, 10 + 5 15। तो 15 मीटर की डिस्प्लेसमेंट की, बट साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो अब जब नेट डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 10 + -15, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी -5 मीटर। क्लियर हुआ, क्योंकि वो ए से बी पे गया और फिर बी से सी पे चला गया, तो नेट उसने यही तो ट्रेवल किया। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल ये हो गया, तो ट्रेवल तो यही किया उसने, है ना। तो ये ध्यान रखना है। देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड वेन एवर देर इज अ मोशन। देखो, जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे ना, और जब भी मोशन होगा, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा। जैसे हमने अभी एक सर्कल वाला एग्जांपल लिया था कि एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से जा रहे हैं और ए पॉइंट से इस तरह घूमकर वापस किस पे आ गए, ए पे आ गए, है ना। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर हुआ है ना। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 2πr। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से मूव करना शुरू करती है और वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाती है घूमकर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट याद रखना है, वो रखना है कि दोनों की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को ही मेजर करते हैं, दूरी को ही मेजर करते हैं। सो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्पीड। देखो, स्पीड क्या होती है बच्चों। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। तो अगर हमको स्पीड निकालनी है, ठीक है, अगर हमको स्पीड निकालनी है तो स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टोटल टाइम लगा है, तो वही होती है हमारी स्पीड। तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को कहीं कहीं पे एस भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को कहीं पर एस भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करते हैं। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो डिस्टेंस स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, स्पीड जो होती है ना हमारी दो तरह की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट आगे जाके क्या साथ साथ इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, एक चीज और बतानी है कि स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी हम वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस होता है कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है और स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी जितनी भी स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सामने स्ट्रेट चलना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, स्पीड हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। एक क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, सेम। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट या फिर सेम। तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, आप देखो इस एग्जांपल समझते हैं कि एक पॉइंट है ए,
एक पॉइंट है बी, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये 10 किलोमीटर, ठीक है, ये वाला गैप भी 10 किलोमीटर का है, ये वाला गैप भी 10 किलोमीटर का है, और ये वाला गैप भी 10 किलोमीटर का है, ये वाला गैप भी 10 किलोमीटर का है। देखो ये क्या हो रहा है ना, ये जो बॉडी है, एक बॉडी है, वो स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर जो है वो 5 मिनट्स में कवर कर रही है। नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी वो 5 मिनट में कवर कर रही है। नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी वो 5 मिनट में कवर कर रही है। नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी वो 5 मिनट में कवर कर रही है, और उसके बाद के नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी वो 5 मिनट में कवर कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो हर एक 10 किलोमीटर जो है वो 5 मिनट में ही कवर कर रही है। इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे यही तो प्रूफ होता है कि वो जो बॉडी है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, डेफिनेट है, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्पीड है जिस स्पीड से वो उसी सेम स्पीड से वो मूव कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो बहुत इजी है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझना। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाता है कि बॉडी जो होता है ना, दो केस हो सकते हैं। देखो नॉन यूनिफॉर्म में दोनों केस को हम दिखाएंगे यहाँ पे, एक ये बना देते हैं और एक ये बना देते हैं, ठीक है। इसको यहां पर इस तरह से ब्रेक कर देते हैं। ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, और फिर ये 10 किलोमीटर, इसको भी हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं। ये 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, या इसको 15 किलोमीटर कर देते हैं, ये 8 किलोमीटर कर देते हैं, ये 5 किलोमीटर कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइम लिख देते हैं 5 मिनट। अगले 10 किलोमीटर 4 मिनट में कवर हो रहे हैं, अगले 10 किलोमीटर 6 मिनट में कवर हो रहे हैं, और अगले 10 किलोमीटर 3 मिनट में कवर हो रहे हैं। यहाँ पर टाइम हम सेम रखेंगे, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट और 6 मिनट। देखो हम कह सकते हैं ना कि अब जो गाड़ी की स्पीड है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस जो है अब वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर उसने कवर किए 5 मिनट में, नेक्स्ट 10 किलोमीटर उसने कवर किए 4 मिनट में, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर उसने कवर किए 6 मिनट में, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर उसने कवर किए 3 मिनट में। इसका मतलब जो इक्वल डिस्टेंस है वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो बॉडी की स्पीड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल स्पीड बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर 6 मिनट में, फिर अगले 6 मिनट में 15 किलोमीटर कवर कर लिए, फिर नेक्स्ट 6 मिनट में 80 किलोमीटर कवर कर पाए, और नेक्स्ट 6 मिनट में सिर्फ 5 किलोमीटर कवर कर पाए। इसका मतलब गाड़ी की जो स्पीड है वो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है ना। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, या वेरिएबल स्पीड। गाड़ी की स्पीड वेरी हो रही है, वेरिएबल है। और अगर इक्वल किलोमीटर इक्वल टाइम में कवर करेगी तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। तो आई थिंक स्पीड क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं वेलोसिटी पे, ठीक है। देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहां पर क्या था, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो जैसे स्पीड हमने बात करी ना, स्पीड दो तरह की होती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही वेलोसिटी भी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट दे रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये तो समझाने की जरूरत है नहीं। अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट दे रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट दे रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक चीज अलग होनी चाहिए, है ना। तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एक होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देखो ध्यान से समझना, अगर कोई बॉडी जो है, यहां से हम लेते हैं, एक बॉडी है, उसने x1 डिस्टेंस कवर किया है,
ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, x1 डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे है वो बॉडी, उसने ये x1 डिस्टेंस कवर किया है t1 टाइम में, कितने टाइम में, t1 टाइम में, और उसी बॉडी ने x2 डिस्टेंस कवर कर लिया है t2 टाइम में, ठीक है, ये t2 टाइम में कवर किया है, मतलब t1 जब टाइम हो रहा था तो वो a पे थी और t2 जब टाइम हो रहा है तो वो b पे चली गई। तो अगर यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट है और नेट टाइम है, ठीक है, इस तरह निकाला जाता है एवरेज वेलोसिटी को। और सेकंड केस में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, लेट से कि कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात होगी तो एवरेज वेलोसिटी निकलती है v प्लस यू बाई टू। तो डिपेंडिंग अपॉन की न्यूमेरिकल में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, हम इन दोनों फॉर्मुला में से एक फॉर्मुला जो है वो अप्लाई करेंगे, या तो ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करेंगे या फिर ये वाला। तो ये दो फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद एक और आती है, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी भी समय अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये अभी हमारे पास 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ये हम 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। फिलहाल हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, इसी का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है और इसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब फटाफट एक बार देख लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कुछ डिफरेंस, ठीक है। देखो स्पीड का मतलब क्या होता है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वहीं पर वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अभी हमने बात की थी कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड हमने बात की थी स्पीड जो होती है किसी बॉडी की वो कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, बट जो वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। जो स्पीड होती है बेसिकली वो वेलोसिटी ही होती है विदाउट डायरेक्शन, अगर स्पीड में हम डायरेक्शन जोड़ दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है, यही तो हमने बात की थी। स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। बाकी बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं कि स्पीड कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होती है। फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड कैन नेवर बी जीरो, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, बट कोई अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो आई थिंक हमने यहाँ पर 4 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मोशन के बारे में कि मोशन कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के हमारे पास मोशन है, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो उसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, उसके मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी हैज 0 एक्सेलरेशन देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है और जिस वजह से उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, स्कूटी वगैरह चलाएंगे तो जब हम एक्सेलेटर देते हैं तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती है, बढ़ती रहती है, सेम तो नहीं रहती ना। लेकिन जब हम स्कूटी काफी स्पीड से चल रही होती है और एक्सेलेटर बिल्कुल कम कर देते हैं तो वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है, ठीक है। हावेवर की वो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा टाइम आगे जाके रुक जाएगी खुद ब खुद, लेकिन अगर फ्रिक्शन को इग्नोर करे तो वो सेम स्पीड से मूव करती रहेगी, ठीक है। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो जो एवरेज स्पीड होती है वही इंस्टेंटेनियस के बराबर होती है, बट नॉन यूनिफॉर्म में एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस के बराबर नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस बढ़ती रहती है।
अब हम इसमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो हमने बात करी नॉन यूनिफॉर्म की, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में हमने कहा एक्सेलरेशन की एंट्री हो जाती है, तो यहां से हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। देखो एक्सेलरेशन तो हम दे रहे हैं तो स्पीड तो बढ़ेगी। अब देखो दो तरह से स्पीड बढ़ सकती है, एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो कुछ इस तरह से उसका ग्राफ बनता है, ठीक है, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है, इक्वल इंटरवल से बढ़ रही है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्मली मोशन की हम बात करें तो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी की स्पीड क्या होती है? कॉन्टिन्यूसली थोड़ा बढ़ती जाती है। इस तरह से बनता है ग्राफ। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि अगले ऐसे देखो, ऐसे समझते हैं कि 1 मिनट में जो है वो गाड़ी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होती, अगले 1 मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। नेक्स्ट 1 मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। नेक्स्ट 1 मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर नेक्स्ट 1 मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक मिनट में उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। एक कॉन्स्टेंट चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो इसको अगर हम समझना चाहें ग्राफ की मदद से, तो लेट से स्टार्टिंग के 1 मिनट में उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड की। नेक्स्ट 1 मिनट में उसकी वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड की। नेक्स्ट 1 मिनट में उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट में उसकी वेलोसिटी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड और नेक्स्ट 1 मिनट में उसकी वेलोसिटी हो गई 190 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक मिनट में उसकी वेलोसिटी जो है वो अनइक्वली बढ़ रही है। यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी है, यहाँ पर 45 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी है और यहाँ पर 130 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इफ देयर आर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं इफ देयर आर अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहां देखो टाइम का इंटरवल क्या है? इक्वल है, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो अनइक्वल है और ऊपर वेलोसिटी में चेंज क्या है? इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, ठीक है। अब यहीं से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस मिलती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना सीखेंगे। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव की जाती है। देखो एक चीज ध्यान रखनी है, ये हम बिना ग्राफ की मदद से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ की मदद से भी हम सीखेंगे आगे जाके, बट फिलहाल हम एक बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन से इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं कि वेलोसिटी और टाइम का मतलब v और t का अगर आपको रिलेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा v और t का रिलेशन। देखो अभी हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है। यही तो पढ़ा हमने कि एक्सेलरेशन जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो v माइनस यू किसके बराबर हो जाएगा? ए टी के। तो v किसके बराबर हो जाएगा? u प्लस ए टी के। तो यहां से हमको मिलती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन हमारा होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, t का मतलब होता है टाइम और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है कि v जो होता है वो u प्लस ए टी के बराबर होता है, राइट। ये अभी हमने प्रूफ किया है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद हमको पता है कि किसी भी बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी होती है v एवरेज, वो किसके बराबर होती है? v प्लस यू अपॉन 2 के बराबर होती है, राइट। ये तो हमको पता है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड।
और हमको ये भी मालूम है कि जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड, ठीक है, वी एवरेज, वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वी एवरेज इंटू टाइम के बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हमको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी एवरेज, और वी एवरेज क्या होता है, वी प्लस यू बाई टू और इंटू टी, ठीक है, इंटू टी। अब बस हमको क्या करना है, इस टी की वैल्यू को यहां पर पुट करना है, ठीक है, या टी की वैल्यू को हम रहने देते हैं, हम एक काम करते हैं वी की वैल्यू पुट करते हैं। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वी की वैल्यू कितनी है, u प्लस ए टी, तो v की जगह लिखो u प्लस ए टी और फिर प्लस u अपॉन टू इंटू टी। तो यहां से s की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी 2u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी, इंटू कितनी आ जाएगी टी। अब टी की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो जैसे ही हम टी की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2u अपॉन टू इंटू टी प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। तो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद हम इक्वेशन पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन को डिराइव करेंगे, जो कि क्या होता है, जो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसको हम डिराइव करना सीखते हैं, ठीक है। देखो इसको डिराइव कैसे करना है, बहुत इजी है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझते रहना है, ठीक है। अभी जस्ट हमने प्रूव किया, अभी हमने क्या प्रूव किया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो हमने प्रूव किया। और हमको मालूम है कि v किसके बराबर होता है, u प्लस ए टी के बराबर होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लो, इसको इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जो सेकंड इक्वेशन है ना इसमें स्क्वायरिंग कर दो। देखो हमें वहां पर स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और ये हो जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u_a_t, ये हो जाएगा 2u_a_t, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको देखो क्या चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक साइड पे चाहिए, तो हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक साइड पे कर लेते हैं, और बाकी जो भी चीजें हैं वो हम एक साइड पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u_a_t। अब कॉमन क्या लेना है, देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है, जो भी कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लो। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, यहां पर कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहां पर हम 2 और a कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2a कॉमन ले ले, ठीक है, 2a कॉमन ले ले तो कितना बचने वाला है, अगर यहाँ पे 2 और a कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा ut प्लस, यहां से अगर हम 2a कॉमन ले लें तो ये बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 2 कॉमन लिया, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई और 2 की डिवाइड करता हूं तो ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो बच नीचे वाला हाफ यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरह ध्यान रखना है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। अब देखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होता है s का फॉर्मूला, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऊपर ये s होता है हमारा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, s के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, फॉर्मूला से ही ये कैलकुलेट हो जाता है, और एक बेसिक से फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी को यूज किया है, और फिर यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल चुका है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और फिर इसी फॉर्मूला की मदद से हमने सेकंड इक्वेशन को प्रूव किया, और इसी फॉर्मूला की मदद से हमने थर्ड इक्वेशन को प्रूव किया है टाइम वेलोसिटी रिलेशन तक, ठीक है। ये क्या होता है, अब देखो बच्चों इसमें इसके अलावा क्या होता है ना, कुछ ग्राफ्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। सारे ग्राफ्स ध्यान नहीं रखने, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ग्राफ्स अपने आप ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ठीक है। देखो y एक्सिस पे डिस्टेंस आ गया और x एक्सिस पे क्या आ गया, टाइम आ गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होते हैं ये समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो ग्राफ हमने बनाया है वो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो अगर किसी की स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से जाता है, बिल्कुल, ठीक है। ओरिजिन से पास होता हुआ बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे। कितने डिग्री के एंगल पे जाता है, 45 डिग्री के एंगल पे, इस तरह से, ठीक है। अगर हम रेस्ट पे बात करें कि
डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा रेस्ट पे, अगर कोई बॉडी है तो देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, क्या डिस्टेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो देखो डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, डिस्टेंस जितना था उतना ही है, डिस्टेंस जरा सा भी नहीं बढ़ा है ऊपर को, है ना, जितना था स्टार्टिंग में उतना ही है, लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ इस तरह से बनता है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, मतलब कि जब एक्सेलरेशन हो, जब क्या हो, एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ टाइम में स्पीड धीरे से चेंज होगी, लेकिन जैसे ही हम एक्सेलरेशन देंगे स्पीड फिर कम टाइम में ज्यादा स्पीड चेंज होनी शुरू हो जाएगी, तो ग्राफ एकदम से ऊपर की तरफ बैंड हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये ग्राफ को थोड़े ध्यान में रखने हैं, रटना नहीं है कि कैसे ग्राफ बने हैं इनके, सिंपल ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम का पहला ग्राफ है जिसमें कि जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन मतलब रेस्ट पे है बॉडी इस समय, ठीक है, स्पीड भी जीरो है। तो देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कितनी है? जीरो है। जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो स्पीड भी नहीं है, जितनी थी उतनी ही है, देखो कांस्टेंट स्पीड है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि जीरो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वेलोसिटी फिक्स्ड होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए वेलोसिटी की जो वैल्यू है वही रहेगी, टाइम चाहे कितना भी बढ़ जाए, ठीक है। सेकंड ग्राफ देखो, यहां पर हमारी कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, मतलब स्पीड जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, स्पीड जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। और अगर स्पीड टाइम के साथ घट रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब जैसे जैसे हम हल्का हल्का एक्सेलरेशन दे रहे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड बढ़ रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेलेटर को धीरे 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 कम कर रहे हैं यूनिफॉर्मली। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी की जो स्पीड है वो इक्वली कम हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है। सेम मैंने यहाँ पे जगह छोड़ रखी है। ये हमने कौन कौन से ग्राफ बनाए? सबसे पहले हमने डिस्टेंस टाइम बनाया, वेलोसिटी टाइम, अब हमारे पास बचता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो, अगर मैं तीनों ग्राफ आपको बता दूं ना तो ये तो सिंपल सिंपल रटना हो जाएगा कि आप इस ग्राफ को देख लोगे। आप यकीन मानिए कि अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खुद से ड्रॉ करना सीखते हो ना तो बहुत इजीली आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। अगर आप शुरू के दो ग्राफ को स्टडी करके ये बनाते हो तो दो केसेस के लिए बनाना, एक बनाना है स्टेशनरी बॉडी के लिए, ठीक है, एक बनाना है स्टेशनरी बॉडी के लिए। क्या बनाना है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है स्टेशनरी बॉडी के लिए, ठीक है। और एक बनाना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए। ये किसके लिए बनाना है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए ग्राफ बनाना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है, ठीक है, ये होमवर्क, काइंड ऑफ होमवर्क ही है। सो बहुत इजीली बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहां से बनाना है। इसके बाद हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तब कहलाती है अगर वो एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। देखो अगर कांस्टेंट स्पीड आप नहीं लिखोगे ना तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा सिर्फ, लेकिन अगर आपने वहां पे विद लिख रखा है विद कांस्टेंट स्पीड तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, ठीक है। लेट्स से ये एक सर्कुलर बनाया, तो इस पॉइंट पे बात करें तो डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे बात करें डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। लेकिन वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। क्यों रहती है कांस्टेंट? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो, तो यूनिफॉर्म वर्ड इसलिए तो आया है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ कॉमन टर्म्स की जो यूज होती हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो जब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, या फिर एस से करते हैं ना, या फिर एक्स से करते हैं। लेकिन जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो वो हम करते हैं एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे ये सर्कुलर मोशन है, ये क्या है? सर्कुलर मोशन है, और ये किसी बॉडी का सेंटर है। अब बॉडी ए पॉइंट पे और वो ए से मूव करते करते कहाँ चली गई? बी पॉइंट पे चली गई। तो यहां पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। तो हम क्या करते हैं? सेंटर से बी को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे ये कितना एंगल ट्रेस हुआ है। तो ये जो थीटा होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका बराबर होता है? ये जो आर्क है इसकी लेंथ के, ठीक है, ये जो आर्क है यहाँ पे इसकी लेंथ के,
अपॉन रेडियस के। ध्यान रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, मेड बाय द बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे करते हैं? ओमेगा से, ठीक है। डब्लू बनाना और उसके इस तरह से सीन की तरह मोड़ देना ऊपर से, तो इसको हम बोलते हैं ओमेगा। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और ये एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ठीक है, इसको हम 2 पाई अपॉन टी के बराबर भी लिख सकते हैं। किसके बराबर? 2 पाई अपॉन टी। थीटा किसके बराबर होता है? 2 पाई के, है ना, एंगल रेडियन में। ये तो डिग्री में 2 पाई आ गया। और इसको हम 2 पाई म्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन टाइम जो होता है वो म्यू के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूलाज आ गए हमारे एंगुलर वेलोसिटी के। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा, अल्फा। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा, OMEGA, ओमेगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा अपॉन टी। तो ये होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो आई होप ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में, जो कि है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है इसे किससे डिनोट करते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है, या फिर डी भी यूज करते हैं हम डिस्टेंस के लिए। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा से। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? अभी तो मैंने बताया था कि जो एंगल होता है ना, एंगल मतलब थीटा, ठीक है, एंगल। देखो, जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर जो एंगल है वो कितना है? थीटा। अब आर्क को हम एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, और रेडियस को आर से। तो यहां पर अगर हम बात करें, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां पर एल को ना हम किससे डिनोट करने वाले हैं? एस से, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि मैथ्स में हम लेंथ ऑफ आर्क को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर फिजिक्स में हम एस से इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से एस का फॉर्मूला आ जाएगा थीटा इंटू आर। अब देखो, एस क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया इनके बीच में रिलेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी होती है हमारी v, और एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, जो कि अभी हमने पढ़ा है ना, ओमेगा। तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखो, हमको पता है ओमेगा जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम क्या करेंगे? ओमेगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो थीटा की कितनी वैल्यू होती है? थीटा की वैल्यू होती है एस अपॉन आर, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें थीटा की वैल्यू देखो एस अपॉन आर, तो लिख दो एस अपॉन आर, और इनटू में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। ओके, अब देखो, ये एस है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और ये है टी है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन आर। तो ओमेगा किसके बराबर आ गया? वी अपॉन आर के बराबर। तो यहां से वी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? आर इंटू ओमेगा। तो वी क्या होती है यहाँ पे? लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। सो आई होप गाइज इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने काफी कोशिश की कि काफी कम समय में इसको एक कंप्लीट रिवीजन की तरह, वन शॉट रिवीजन की तरह इस चैप्टर को आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। वैसे तो ये काफ़ी क्लासेस लगेंगी इसको डिटेल में पढ़ाने में, क्योंकि इसमें जब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे प्रॉपर, जब हम क्लासेस शेड्यूल में करेंगे, तो इसमें हम इसके न्यूमेरिकल, इसकी रीजनिंग, हर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा छोटा कवर करते हैं क्लास में। बट ये जो वीडियो है ये एक वन शॉट वीडियो है, तो इसमें जितनी चीज़ें कराई जा सकती थी वो पूरी कोशिश की गई कि उसको कराया जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया जाए। तो हमने यहाँ पर मोशन में रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ा है, देन हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं वो हमने डिफरेंस कवर किए हैं। इसके अलावा हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया है, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है, और स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है वो हमने डिस्कस किया है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी डिस्कस किया है, ठीक है, जो कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, है ना। उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स देखे हैं, जैसे ये हमारा कौन सा ग्राफ है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस
टाइम ग्राफ। बहुत इजी होते हैं ग्राफ बनाने, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट हमने इसमें देखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने इसमें देखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने देखा है, और इसमें एक छोटा सा होमवर्क दिया है मैंने आपको कि स्टेशनरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बनाना है दो बॉडीज के लिए, एक बॉडी जो रेस्ट पे है उसके लिए और एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए, ठीक है। बहुत ईजी है। उसके बाद हमने इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसके बाद हमने कुछ रिलेशन पढ़े हैं। डेट्स इट। हमने कोशिश की है कि इस चैप्टर में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएं एग्जाम टाइम में, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो। थैंक यू वेरी मच।